नमस्कार। आज का ये वीडियो हमारा कक्षा 10 के लिए है। कक्षा 10 में हम लोग सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का एक पाठ मानवीय करुणा की दिव्य चमक पढ़ रहे हैं। लेखक मानवीय करुणा की दिव्य चमक में फादर कॉमिक बुल्के के विषय में बता रहे हैं। एक यादों की तरह, एक संस्मरण की तरह वो उनके जीवन और उनके जीवन की प्रतिक्रिया और जीवन में होने वाली क्रियाओं के बारे में बता रहे हैं। लेखक हमें ये बता रहे हैं कि फादर बेल्जियम के रहने वाले थे। बेल्जियम के चैमफोर्ड नामक स्थान पर रहते थे और वहाँ से इंजीनियरिंग की आखिरी वर्ष की पढ़ाई को छोड़ करके वे सन्यासी होकर भारत में आ गए। जो सन्यासी बनता था उसकी एक शर्त स्वीकार की जाती थी। फादर कॉमिक बुल्के ने शर्त रखी कि मैं सन्यासी बनने के बाद भारत चला जाऊंगा और वो अपनी शर्त के अनुसार भारत आ गए। यहाँ पर इन्हें तरह तरह के लोग मिले। लेखक कह रहा है कि हमारी एक हिंदी संस्था थी जो इलाहाबाद में, प्रयागराज में प्रतिष्ठित थी, जिसका नाम परिमल था। परिमल में हम साहित्यकार इकट्ठा होते थे, नई साहित्यिक रचनाओं और कविताओं को उसका विश्लेषण करते थे, नए कवियों और लेखकों को उभारा करते थे, यानी उन्हें प्रोत्साहित करते थे और समसामयिक चर्चा करते थे और देश की वर्तमान स्थिति पर लेखन के द्वारा, साहित्य के द्वारा किस तरह से आगे बढ़ाया जा सकता है, इस बारे में हम चर्चा करते थे। इसमें प्रसिद्ध कवि हरिवंश राय बच्चन भी शामिल हुआ करते थे और इस परिमल संस्था गोष्ठी में फादर कॉमिक बुल्के हिंदी के पक्षधर के रूप में उपस्थित रहते थे। लेखक कह रहे हैं कि ऐसा नहीं था कि फादर को हिंदी का ज्ञान प्राप्त नहीं था। इन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से राम कथा उत्पत्ति और विकास विषय पर पीएचडी किया था। पीएचडी करने के बाद ये हिंदी साहित्य में अच्छी पकड़ बना चुके थे और किसी भी कविता या लेख पर, कहानी पर अपनी बेबाक प्रतिक्रिया प्रस्तुत करते थे जब भी परिमल की गोष्ठी होती थी। लेखक ने पिछले वीडियो में बताया कि फादर हमारे लिए पुरोहित भी थे और बड़े भाई भी थे। कहें बड़े भाई तब हो जाते थे वो जब हमारे ऊपर कोई मुसीबत आती थी, तो वो बड़े भाई की तरह हमें सहारा देते थे और जब हमारे घर में कोई सांस्कृतिक धार्मिक कार्यक्रम होता था तो वो एक पुरोहित की तरह हमारे सामने उपस्थित हो जाते थे। यानी कोई ऐसा क्षण नहीं था जब फादर हमारे जीवन से जुड़े ना रहे हों। सक्सेना लेखक हमें बताना चाहते हैं कि फादर से हम लोगों ने पूछा कि आखिर आपको अपने जन्मभूमि की याद आती है, तो उन्होंने साफ जवाब दिया कि अब तो हमारा देश भारत है। फिर भी उन्होंने अपने पूछे जाने पर, उनके भाई बहन परिवार के विषय में पूछे जाने पर उन्होंने सबके विषय में बताया और ये भी बताया कि सिर्फ मेरी माँ के पत्र मेरे पास आते हैं और मैं उनको पढ़ता हूँ। उनके प्रिय मित्र शमशेर बहादुर सिंह उनके सारे पत्रों को रखते थे, उनके बारे में जानते थे और उनसे सारी बातों पर चर्चा करते थे। लेखक ये बता रहे हैं कि भारत में आने के बाद फादर ने केवल हिंदी साहित्य को ही अपना विषय नहीं बनाया, बल्कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति को भी पूरी तरह से अपना लेने और उसके विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब आज के लेखक ने हमें पिछले वीडियो में ही बताया था कि 73 वर्षों का उनका जीवन था। उनके जीवन में 73 वर्ष थे और उस 73 वर्षों में वो 43 वर्ष तक भारत में रहे। उसके बाद वो मृत्यु को प्राप्त हुए और यहीं पर उनको दफना दिया गया। लेखक हमें ये बता रहे हैं, आज के वीडियो में हमें ये बताएंगे कि किस तरह से लेखक का एक प्रश्न है, एक समस्या है कि फादर संकल्प से सन्यासी थे, ना कि मन से। आज के वीडियो में लेखक हमें इस विषय पर चर्चा करते हुए बताएंगे कि फादर किस तरह से संकल्प से सन्यासी थे, ना कि मन से। और ये एक प्रश्न है जो हमारे सामने लेखक ने खड़ा किया और वो उसका वजह क्या थी और किस तरह से इसको किया, ये चीज़ वो बताएंगे। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग
लेखक के कई प्रश्नों के उत्तर खोजेंगे और फादर के चरित्र और कृतित्व के विषय में भी समझेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं दयाल सक्सेना जी का। इसमें फादर कॉमिक बुल्के के बारे में इन्होंने हमें बताया है। हम लोगों ने ये देखा था पिछले वीडियो में कि फादर कॉमिक बुल्के से लेखक उनके जन्म स्थान और उनकी जन्मभूमि के विषय में बता रहे हैं, और उसके बाद फिर उन्होंने ये बताया कि 73 वर्ष की आयु उन्होंने जी जिसमें से 47 वर्षों तक वो भारत में रहे। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे। पहली लाइन में लेखक कह रहे हैं कि फादर बुल्के संकल्प से सन्यासी थे। लेखक कह रहे हैं फादर जो थे, हमें ऐसा लगता है कि वो संकल्प से सन्यासी थे। कहने का अर्थ ये हुआ कि जो संकल्प से सन्यासी होता है वो कर्म से बहुत कम सन्यासी दिखता है। सन्यासी का कर्म और संकल्प और उसका मन बिल्कुल अलग था। जो केवल सन्यासी बनने की इच्छा रखता है वो संकल्प कहलाता है। फादर, लेखक कह रहा फादर को देख करके मुझे ऐसा लगता था कि फादर सिर्फ संकल्प यानी सन्यासी बनना चाहते थे, इसलिए वो सन्यासी बने। सन्यासी का काम है दूसरों को राह दिखाना, परंतु फादर हमेशा इस कार्य में तो संलग्न रहते थे, परंतु हर जगह वो उपस्थित पाए जाते थे। लेखक कह रहे हैं कभी कभी लगता वह मन से सन्यासी नहीं थे। लेखक कह रहे हैं कि मन से भी और तन से भी जो सन्यासी होता है वो किसी ज्ञान की खोज में लगा रहता है। फादर का ज्ञान था हिंदी भाषा। वो हिंदी भाषा के विकास और उत्थान के लिए लगातार लगे रहते थे। लेखक शायद इसीलिए वो फादर समाज में रहते थे, सामाजिक क्रियाओं में भाग लेते थे, जबकि सन्यासी ऐसा नहीं करता। सामाजिक कार्यों को महत्व देते थे। इन सब चीज़ों को देख करके ही लेखक ने शायद फादर को मन से नहीं संकल्प से सन्यासी कहा। कह रहे हैं कि वो रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। लेखक कह रहे हैं कि फादर जब कभी कोई रिश्ता बना लेते तो कभी उसको तोड़ते नहीं थे, यानी हर परिस्थिति में उसका निर्वहन करते थे। दसियों साल पहले बाद मिलने के बाद भी उसकी गंध महसूस होती थी। लेखक कह रहा है कि अगर फादर से आप एक बार मिलने के बाद फिर 10 वर्षों के बाद भी मिलते थे तो फादर के अंदर वही पहली मुलाकात वाली गंध यानी खुशबू महसूस होती थी। यानी फादर उसी गर्मजोशी से आपसे मिलते थे जैसा पहली बार वो आपसे मिले थे। वह जब कभी भी दिल्ली आते जरूर मिलते, खोज कर समय निकाल कर गर्मी सर्दी बरसात झेल कर मिलते, चाहे 2 मिनट के लिए ही सही। लेखक कह रहे हैं कि जब मैं प्रयाग में इलाहाबाद में रहता था तो लेखक से लगातार मेरा संबंध था। हम लोग रोज मिलते थे और परिमल की गोष्ठियों में तो हमारा आना जाना था ही, और वहाँ फादर भी आते थे। हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रमों धार्मिक कार्यों में फादर बड़े भाई और पुरोहित की तरह हमेशा उपस्थित रहते थे। बाद में मैं दिल्ली चला गया। जब मैं दिल्ली चला गया तो भी फादर जब दिल्ली आते तो मुझसे ज़रूर मिलते, मुझे खोज कर मिलते, अपने समय निकाल कर मिलते, चाहे जितनी गर्मी हो, चाहे जितनी सर्दी हो, चाहे जितनी बरसात हो, वो उन सबको झेल कर मुझसे मिलते। लेखक करें चाहे 2 मिनट के लिए ही सही। लेखक करें भले उनके पास समय ना हो, सिर्फ 2 मिनट का ही समय हो, परंतु वो 2 मिनट भी मेरे लिए जरूर निकालते। यह कौन सन्यासी करता है? लेखक करें ये सब सन्यासियों का कार्य नहीं है, ये सब गृहस्थों का कार्य है, लोकाचार का काम है। सन्यासी एक जगह पर बैठता है और लोग उसके पास जाते हैं, ना कि सन्यासी लोगों के पास जाता है। लेखक कह रहे हैं कि ये सब बातें, ये सब गुण उनको सन्यासी कम बताते थे कि ये मन से नहीं बल्कि संकल्प से सन्यासी हैं। उनकी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। फादर की सबसे बड़ी चिंता थी कि हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में माना जाए। उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया था और सब जगह ये देखा था कि हिंदी सभी लोगों के द्वारा श्रेष्ठ रूप से
पढ़ी जाने वाली भाषा है। सबसे अधिक बोली जाने वाली, पढ़ी जाने वाली और लिखी जाने वाली भाषा है। जब कोई भाषा इतना महत्व रखती है किसी देश राष्ट्र के लिए, तो उसे राष्ट्रभाषा बनाने में क्या तकलीफ है। हर मंच से इनकी तकलीफ बयान करने के लिए अकाट्य तर्क देते। लेखक कह रहे हैं कि फादर किसी भी मंच पर यानी किसी भी स्टेज पर पहुंचते, कोई भी कार्यक्रम होता, कोई भी व्यवस्था होती, उसमें वे हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए ऐसे ऐसे तर्क देते जिसका कोई उत्तर ना हो। अकाट्य मतलब जिसे काटा ना जा सके, ऐसे तर्क देते जिसका कोई और दूसरा आंसर ना दे सके। बस इसी एक सवाल पर उन्हें झुझलाते देखा और हिंदी वालों द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा पर दुख करते उन्हें पाया है। लेखक करें कि अगर उनको किसी बात पर झल्लाहट होती थी, इरिटेशन होता था, झुंझलाते थे, टेंशन होती थी, तो वो थी कि हिंदी भाषियों के द्वारा ही हिंदी भाषा का अपमान किया जाना। लेखक करें कि हिंदी भाषा वाले ही हिंदी भाषा का अपमान करते हैं। हिंदुस्तान में रह करके हिंदी भाषा का अपमान करना, ये एक अपराध के रूप में फादर देखते थे और इस बात का उन्हें बहुत क्रोध और बहुत चिंता होती थी कि लोग हिंदी भाषा की उपेक्षा करते हैं और उसे दुख देते हैं। इस बात का उन्हें बहुत दुख होता था। इसके लिए वे समय समय पर तरह तरह के तर्क दे करके अपनी भाषा हिंदी को सर्वश्रेष्ठ बताने का प्रयास करते थे और उसका प्रभाव लोगों पर दिखाते थे। घर परिवार के बारे में हेलो हेलो लेखक बता रहे हैं कि फादर जब भी मिलते थे, कहीं पर भी रहते थे, तो वो हिंदी के बारे में अपने विचार देते रहते थे और इस बात का उन्हें बहुत कष्ट था कि हिंदी भाषी लोग ही हिंदी का अपमान करते हैं। घर परिवार के बारे में, निजी दुख तकलीफों के बारे में पूछना उनका स्वभाव था। लेखक बता रहे हैं कि जब आपसे वो मिलते हैं तो घर परिवार के बारे में पूछते हैं, आपकी निजी मतलब पर्सनल समस्याओं के बारे में पूछते हैं और उन सब बारे में जान करके वो उस पर उचित राय भी देते हैं। लेखक कह रहे हैं ये सब उनके स्वभाव में शामिल था और बड़े से बड़े दुख में उनके मुख से सांत्वना के जादू भरे दो शब्द सुनकर एक ऐसी रोशनी से भर देता था जो किसी गहरी तपस्या से जन्मती है। लेखक करें कि आप कितने भी दुखी हों, आपको कितना भी कष्ट हो, परंतु अगर आप थोड़ी देर फादर से बात कर लें तो वो आपको ऐसी ढांढस यानी सांत्वना देते थे, ऐसे शब्द बोलते थे जो इस तरह सा कार्य करता था जैसे कि वो कोई रोशनी हो और वो आपको प्रकाशित कर रही हो। लेखक कह रहे हैं कि फादर अकाट्य उत्तर देते थे और सांत्वना देना, हाँ, मुख से सांत्वना के जादू भरे शब्द ऐसा कार्य करते थे जैसे किसी अंधेरे में रोशनी भर दी गई हो। कह रहे हैं कि और वो शब्द साधारण नहीं होते थे, वो ऐसे होते थे जो गहरी तपस्या से जन्मती है, यानी उसको प्राप्त करने के लिए आपको बहुत कठिन तपस्या करनी पड़ती है। फादर ऐसी सांत्वना शब्दों को प्रस्तुत करते थे, लोगों को देते थे, जिससे लोग अत्यंत प्रभावित होते थे और उनके दुखों का अंत हो जाता था। लेखक ये कहना चाहते हैं, हर मौत दिखाती है जीवन को नई राह। लेखक कह रहे हैं कि मौत एक नई राह को खोलती है। लेखक कहना चाहते हैं कि किसी भी परिस्थिति में कोई भी व्यक्ति मरता है तो वो कुछ ना कुछ राह अपने पीछे वालों को अवश्य दिखाता है और फिर फादर जैसे व्यक्ति की मृत्यु कोई ना कोई राह अवश्य हमें दिखाती है। कह रहे ऐसी एक मौत हुई हमारे घर में, मुझे अपने पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद आ रही है और फादर के शब्दों से झरती
विरल शांति भी। लेखक कह रहे मेरी पत्नी और पुत्र की मृत्यु हो गई। उस समय फादर मेरे सामने उपस्थित हुए और ऐसे शब्दों का और ऐसी सांत्वना भरे शब्दों का पाठ किया, यानी ऐसी बातें कही, ऐसी बातें बताईं जो शब्दों से झरती विरल शांति, कहने की एक भयानक शांति का स्वरूप देती थी, और जिनकी छाया में, जिसके प्रभाव से मैं अपनी पत्नी और बच्चों के दुख को कम कर पाया। लेखक कह रहे हैं आज वह नहीं है, दिल्ली में बीमार रहे और पता नहीं चला। लेखक कह रहे हैं आज फादर यहाँ नहीं है हमारे बीच में, वे दिल्ली में बीमार हुए और हम लोगों को पता भी नहीं चला कि वो बीमार हुए। बाहें खोलकर इस बार उन्होंने गले नहीं लगाया। लेखक कह रहे हैं कि दिल्ली में बीमार रह करके वो लगातार रहते रहे, और इस बार मिलने पर, जब हम उनसे मिलने गए, उनकी मृत्यु पर गए, तो इस बार उन्होंने हमेशा की तरह अपनी बाहें फैलाकर हमें गले से नहीं लगाया। जब देखा तब वे बाहें दोनों हाथों की सूजी उंगलियों को उलझाए ताबूत में जिस्म पर पड़ी थी। लेखक कह रहे हैं कि जब मैंने उनको देखा तो दोनों हाथों की उंगलियां आपस में फंसी हुई थीं और उनके सीने पर पड़ी हुई थीं, और मृत्यु होने के बाद शरीर उनका फूल गया था, क्योंकि उनके प्रियजन दूर दूर से आ रहे थे और एक ताबूत में वो पड़े हुए थे। लेखक कह रहे हैं जो बाहें फैल करके हमें गले लगाया करती थीं, आज वो खुद फंसी हुई थीं और ऐसी जगह पड़ी थीं, उनके जिस्म यानी शरीर, ताबूत यानी कॉफिन, कॉफिन में इस तरह से पड़ी थीं कि वो कभी हिल भी नहीं सकती थी। जो शांति बरसती थी वह चेहरे पर थिर थी। थिर थी मतलब स्थिर थी, रुकी हुई थी। लेखक कह रहे हैं कि फादर की मृत्यु हो चुकी थी, उनके शरीर की सारी हरकतें समाप्त हो चुकी थी, परंतु उनके चेहरे पर जो तेज था वो स्थिर था। तरलता जम गई थी। तरलता यानी उनकी जो प्रेम सरलता थी वो रुक गई थी, जिसको चाहिए वो बटोर ले। लेखक कह रहा कि ऐसा भाव, लेखक कह रहे थे कि जिसने चाहा उसने इसमें से प्रेम वात्सल्य सब बटोरा, और आज वो स्थिर हो गया। वह 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे का समय था। लेखक बता रहा है कि फादर की मृत्यु 18 अगस्त 1982 को सुबह 10 बजे हो चुकी थी। दिल्ली में कश्मीरी गेट से निकलकर कब्रगाह में उनका ताबूत एक छोटी सी नीली गाड़ी में से उतारा गया। लेखक कह रहे हैं कि फादर का शरीर समाप्त हो चुका था और उनके जिस्म को ताबूत में भर के 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे दिल्ली के कश्मीरी गेट से निकालकर निकलसन कब्रस्तान में उनका ताबूत एक छोटी सी नीली गाड़ी में उतारा गया। निकलसन कब्रिस्तान कश्मीरी गेट पर स्थित है, जिसमें कॉफिन में रखकर कब्रिस्तान की गाड़ी जो नीले रंग की थी उसमें ले जाया गया उन्हें, और वहीं पर रखकर उन्हें उतार दिया गया। इसमें लेखक ने फादर की विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को आपको बताया है। अब हम लोग इसके आगे अगले वीडियो में, जो हमारा लास्ट वीडियो होगा इस चैप्टर का, उसमें उनकी मृत्यु के और मृत्यु हो जाने और शमशान घाट की क्रियाओं को बताया जाएगा। तो हम तब तक के लिए विदा लेते हैं।